नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमआर स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज हम रेलवे एनटीपीसी के पिछले वर्षों के पेपर से फिजिक्स के महत्वपूर्ण सवालों को हल करेंगे। इन सवालों का अभ्यास करना आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। हर सवाल के साथ मैं आपको उसका पूरा सॉल्यूशन भी समझाऊंगा, ताकि आप फ्यूचर में इसी तरह के सवालों को आसानी से कर सकें। तो चलिए अब हम बिना देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के इस सेशन में हम मॉडर्न फिजिक्स यानी कि आधुनिक भौतिकी और न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अध्याय 12 आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स। 251 नंबर क्वेश्चन, एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? ए विल्हेम रोंटगन, बी नील्स बोहर, सी अर्नेस्ट रदरफोर्ड, डी मैक्स बॉर्न। इसका आंसर ऑप्शन ए विल्हेम रोंटगन। एक्सरे जो अब चिकित्सा के क्षेत्र में दैनिक रूप से रोग निदान के लिए उपयोग किया जाता है, इसकी खोज विल्हेम रोंटगन ने की थी। नील बोर तथा रदरफोर्ड ने मिलकर परमाणु संरचना की खोज की थी। 252 नंबर, सूरज की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए सौर ऊर्जा डैश का उपयोग करती है? ए फोटोवोल्टिक सेल्स, बी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, सी पराबैंगनी किरण, डी परमाणु विखंडन। इसका आंसर ऑप्शन ए फोटोवोल्टिक सेल्स। सौर पैनल फोटोवोल्टिक प्रभाव यह प्रकाश विद्युत प्रभाव है के माध्यम से विद्युत उत्पादन करने के लिए सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा यानी कि फोटोन का उपयोग करते हैं। फोटोवोल्टिक प्रणालियों का प्रयोग ऑन ग्रिड या ऑफ ग्रिड अनुप्रयोगों और अंतरिक्ष यान पर सौर पैनलों के लिए किया जाता है। 253 नंबर, निम्नलिखित में से किस प्रकार की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है? ए दृश्य प्रकाश, बी एक्स किरणें, सी रेडियो तरंगे, डी पराबैंगनी किरणें। इसका आंसर ऑप्शन बी एक्स किरणें। एक्स रेज पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाती है। एक्स रे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंगदैर्घ्य 10⁻⁻10 से 10⁻⁻8 मीटर तक होती है। यह चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। 254 नंबर, सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ है? ए कैथोड रे ट्यूब, बी कंप्यूटरीकृत टेस्टिंग, सी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, डी कंपार्टमेंटल ट्रैकिंग। इसका आंसर ऑप्शन सी कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन में सीटी का अर्थ कंप्यूटेड टोमोग्राफी है। यह एक विशेष एक्सरे तकनीक है जिसमें अंग संबंधित पतली से पतली तहों के कई एक्सरे किए जाते हैं। एक्सरे की खोज विल्हेम रोंटगन जो जर्मन के थे उसने किया था। 255 नंबर, आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत सबसे पहले किस साल प्रस्तावित किया गया था? ए 1915, बी 1905, सी 1947, डी 1906। इसका आंसर ऑप्शन बी 1905। आइंस्टीन का विशेष सापेक्षता का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी सबसे पहले 1905 में प्रस्तावित किया गया था। द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच एक संबंध यानी कि E = mc² स्थापित किया, जिसे सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। 1921 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार आइंस्टीन को प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्या के लिए दिया गया था। 256 नंबर, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि नैनो मिशन की डेट शुरुआत में की गई थी? ए 2009, बी 2010, सी 2007, डी 2006। आंसर ऑप्शन सी 2007। नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिशन की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 2007 में की गई थी। इसका कार्यान्वयन विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जा रहा है। नैनो मिशन के नेतृत्व में किए गए प्रयासों के परिणाम स्वरूप वर्तमान में भारत नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रकाशकों के मामले में विश्व के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। इस तरह से हमारा 12वां टॉपिक आधुनिक भौतिकी यानी कि मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट होता है। अब हम अध्याय 13 नाभिक के भौतिकी यानी कि न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में स्टडी करते हैं। 257 नंबर, सूर्य की ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है? ए नाभिक के संलयन, बी सौर ऊर्जा, सी उष्मा ऊर्जा, डी गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा।
आंसर ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, जिसमें 4 हाइड्रोजन के अणु एक हीलियम बनाते हैं और इस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से निर्गत ऊर्जा विसरित होता है। सूर्य की ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहा जाता है। ऊष्मा ऊर्जा सौर ऊर्जा का ही एक भाग है। किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह ब्रह्मांड में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा कहलाती है। 258 नंबर, परमाणु विखंडन डैश की प्रक्रिया है। ए परमाणु रूपांतरण, बी एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडों में टूटना, सी नए नए नाभिक के गठन के लिए 2 या 2 से अधिक नाभिकों की टक्कर, डी अणुओं के उपखंड। इसका आंसर ऑप्शन बी एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंडों में टूटना। परमाणु विखंडन की प्रक्रिया में एक भारी परमाणु नाभिक टूटकर अपने उपखंड बनाता है। इसी विखंडन अभिक्रिया के आधार पर बहुत से परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टियां बनाई जाती है। 259 नंबर, न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम यानी कि न्यूटन भाभा फंड प्रोग्राम किन की एक संयुक्त पहल थी। ए अमेरिका और पाकिस्तान, बी भारत और ब्रिटेन, सी भारत और अमेरिका, डी अमेरिका और ब्रिटेन। इसका आंसर ऑप्शन बी भारत और ब्रिटेन। न्यूटन भाभा फंड कार्यक्रम भारत और ब्रिटेन की एक संयुक्त पहल थी। न्यूटन भाभा फंड का उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण में चुनौतियों का संयुक्त समाधान खोजने के लिए ब्रिटेन और भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार क्षेत्रों को एक साथ लाना था। 260 नंबर, परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करती है। ए भारी जल, बी ग्रेफाइट, सी पानी, डी कैडमियम। इसका आंसर ऑप्शन डी कैडमियम। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए कैडमियम का प्रयोग किया जाता है, जो खुद ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करती है। ग्रेफाइट तथा भारी पानी यानी कि D2O का प्रयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, जबकि कैडमियम की छड़ का उपयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है। कैडमियम की छड़ न्यूट्रॉनों को अवशोषित करती है। इसके द्वारा विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित व अस्थायी बनाया जाता है। 261 नंबर, एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक रॉड यानी कि कैडमियम की रॉड क्या काम करती है। ए विखंडन यानी कि फ्यूजन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न अत्यधिक ऊष्मा को अवशोषित करती है और इस प्रकार तापमान में अधिक वृद्धि को रोकता है। बी चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। सी न्यूट्रॉन की ऊर्जा को कम करती है ताकि उन्हें आगे विखंडन प्रतिक्रिया के लिए उपयोग किया जा सके। डी चेन विखंडन प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक न्यूट्रॉन उत्पन्न करती है। इसका आंसर ऑप्शन बी चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। एक परमाणु रिएक्टर एक ऐसा उपकरण होता है जो निरंतर परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित करता है। यूरेनियम और प्लूटोनियम की विखंडन दर को नियंत्रित करने के लिए परमाणु रिएक्टरों में नियंत्रक छड़ का उपयोग किया जाता है। एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रक छड़ यानी कि कैडमियम छड़ और नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करती है। 262 नंबर, डैश ने एटम बम का आविष्कार किया था। ए जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर, बी जॉन ब्राउनिंग, सी सैमुअल कोहन, डी सैमुअल कोल्ट। इसका आंसर ऑप्शन ए जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटम बम का आविष्कार किया। वे द्वितीय विश्व युद्ध के समय परमाणु बम के निर्माण के लिए आरंभ की गई मैनहट्टन परियोजना के निर्देशक थे। सैमुअल कोहन ने न्यूट्रॉन बम की खोज की। सैमुअल कोल्ट ने रिवॉल्वर की खोज की। 263 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है। ए बोरॉन, बी भारी जल, सी ग्रेफाइट, डी जल। इसका आंसर ऑप्शन ए बोरॉन। नाभिकीय रिएक्टरों में ग्रेफाइट, भारी पानी यानी कि D2O तथा सामान्य जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, जबकि कैडमियम तथा बोरॉन की छड़ों का प्रयोग नाभिकीय अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। 264 नंबर, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया था।
ए 1976, बी 1981, सी 1968, डी 1974। इसका आंसर ऑप्शन डी 1974। 18 मई 1974 ईस्वी को भारत अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण किया तथा दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल हो गया। यह परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया एक भूमिगत परमाणु परीक्षण था। इस परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा कूट नाम दिया गया था। इस परीक्षण के दौरान भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। 265 नंबर, भारत के पहले सफल परमाणु परीक्षण यानी कि न्यूक्लियर टेस्ट कोड नाम क्या था? ए ऑपरेशन शक्ति, बी स्माइलिंग बुद्धा, सी लाफिंग बुद्धा, डी ऑपरेशन विजय। ऑप्शन बी सही है, स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा या बुद्ध मुस्कुराए भारत द्वारा किए गए प्रथम सफल परमाणु परीक्षण का कोड नाम यानी कि कूट नाम था। यह सफल परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 ईस्वी को पोखरण परमाणु परीक्षण रेंज राजस्थान में किया गया था। 266 नंबर, 1940 के दशक में कुछ महान वैज्ञानिकों ने यूरेनियम को शुद्ध करने तथा एटम बम के निर्माण करने का प्रयास किया। उनके इस कार्य यानी कि प्रोजेक्ट का नाम क्या था? ए मैनहट्टन परियोजना, बी एटॉमिक हेरिटेज, सी पर्ल हार्बर प्रोजेक्ट, डी लॉस एलामोस प्रोजेक्ट। इसका आंसर ऑप्शन ए मैनहट्टन परियोजना। मैनहट्टन प्रोजेक्ट दुनिया का पहला परमाणु बम बनाने का मिशन था। 1942 ईस्वी में ओपेनहीमर ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट का प्रमुख बनाया गया था। ये एक अमेरिकी भौतिक विज्ञानी थे जिन्हें परमाणु बम के पिता के रूप में भी जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लॉस एलामोस प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने ओपेनहीमर के नेतृत्व में पहला कृत्रिम परमाणु विस्फोट किया जिसे ट्रिनिटी नाम दिया गया। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के साथ ही यह परियोजना समाप्त कर दी गई। 267 नंबर, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? ए परमाणु ऊर्जा उत्पादन, बी हाइड्रोजन बम, सी परमाणु और हाइड्रोजन बम, डी नाभिकीय बम। इसका आंसर ऑप्शन बी हाइड्रोजन बम। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन का उदाहरण हाइड्रोजन बम है। अत्यधिक उच्च तापमान पर होने वाली परमाणु प्रतिक्रियाओं को थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रिया कहा जाता है। इस प्रतिक्रिया का उपयोग हाइड्रोजन बम बनाने में किया जाता है। 268 नंबर, भारत का पहला परमाणु विस्फोट का स्थल पोखरण किस राज्य में स्थित है? ए पंजाब, बी आंध्र प्रदेश, सी राजस्थान, डी उड़ीसा। आंसर ऑप्शन सी राजस्थान। पोखरण राजस्थान के जैसलमेर से 110 किलोमीटर दूर स्थित है। वर्ष 1974 में भारत का पहला परमाणु परीक्षण यहां से किया गया जिसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा यानी कि मुस्कुराते बुद्ध था। वर्ष 1998 में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया जिसका कोड नाम ऑपरेशन शक्ति था। 269 नंबर, इनमें से किसे नाभिकीय भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है? ए आइजैक न्यूटन, बी जेम्स वॉट, सी जे थॉमसन, डी ई रदरफोर्ड। आंसर ऑप्शन डी ई रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को नाभिकीय भौतिकी का जनक माना जाता है। नाभिकीय भौतिकी का वह क्षेत्र है जो परमाणु नाभिक और उसके घटकों और उनकी अंतःक्रियाओं का अध्ययन करता है। नाभिकीय भौतिकी का उद्देश्य मुख्यतः परमाणु ऊर्जा का उपयोग कर बिजली उत्पादन करने से है। 270 नंबर, भारतीय नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान के डेस जिले में स्थित है। ए बाड़मेर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी जोधपुर। आंसर ऑप्शन सी जैसलमेर। भारतीय नाभिकीय परीक्षण स्थल पोखरण राजस्थान राज्य के जैसलमेर जिले में स्थित है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को पोखरण परमाणु परीक्षण रेंज जैसलमेर में ही किया था। इस परमाणु परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा कोड नाम दिया गया था। 271 नंबर, IAEA का मुख्य कार्य क्या है? ए यह विश्व भर पेट्रोलियम ऊर्जा के अधिक उपयोग को बढ़ावा देता है और निगरानी रखता है। बी यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है। सी यह विश्व भर में कोयला ऊर्जा के अधिक उपयोग को बढ़ावा देता है और निगरानी रखता है। डी यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के मनमाने उपयोग को बढ़ावा देता है। इसका आंसर ऑप्शन बी यह विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देता है।
अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण यानी कि IAEA एक स्वायत्त विश्व संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। यह परमाणु ऊर्जा के सैन्य उपयोग को रोकने में प्रयासरत है। इस संस्था का गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था। इसका मुख्यालय वियना यानी कि ऑस्ट्रिया में है। 272 नंबर क्वेश्चन, 1998 में भारत में परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण देश में किया गया था। A बेंगलोर, B पोखरण, C थुम्पा, D श्रीहरिकोटा। इसका आंसर ऑप्शन बी पोखरण। भारत में पहली बार परमाणु परीक्षण वर्ष 1974 ईस्वी में राजस्थान के पोखरण में हुआ था। इसका कोड नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। इस वक्त भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। लगभग 24 वर्ष पश्चात भारत ने दूसरी बार पोखरण में ही 11 मई और 13 मई 1998 ईस्वी में 5 परमाणु परीक्षण किए, जिसका कोड नाम ऑपरेशन शक्ति रखा गया था। इस परमाणु परीक्षण के वक्त देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 273 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन 2 या 2 से अधिक प्रकार के नाभिकों के संयोजन की प्रक्रिया है। परमाणु संलयन के लिए आवश्यक तापमान क्या है? A 100 मिलियन के, B 812 मिलियन के, C 10 मिलियन के, D 810 मिलियन के। इसका आंसर ऑप्शन ए 100 मिलियन के। कई छोटे नाभिकों का एक बड़े नाभिक में संयोजन होने की प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। नाभिक के संलयन के लिए आवश्यक तापमान लगभग 100 मिलियन केल्विन होता है। इस प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक उच्च मात्रा में ऊर्जा निकलती है। सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिक के संलयन की प्रक्रिया ही है। 274 नंबर, नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? A आयोडीन, B यूरेनियम, C कोबाल्ट, D तांबा। इसका आंसर ऑप्शन बी यूरेनियम। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का प्रयोग होता है। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो एक यूरेनियम नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप बहुत अधिक ऊर्जा व 3 नए न्यूट्रॉन का उत्सर्जन करता है। ये नव उत्सर्जित न्यूट्रॉन यूरेनियम के अन्य नाभिकों को विखंडित करते हैं। इस प्रकार एक श्रृंखला का निर्माण होता है। इसी श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित कर परमाणु रिएक्टर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। 275 नंबर, चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया? A नाभिकीय विखंडन, B गुरुत्वाकर्षण बल, C नाभिकीय संलयन, D विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसका आंसर ऑप्शन सी नाभिकीय संलयन। चीन का कृत्रिम सूर्य एक नाभिक यानी कि परमाणु संलयन रिएक्टर है जिसे HL2M टोकामक रिएक्टर कहा जाता है। यह परमाणु संलयन रिएक्टर चीन का सबसे बड़ा और सबसे उन्नत परमाणु संलयन प्रौद्योगिकी अनुसंधान उपकरण है, जिसे प्रचंड गर्मी और शक्ति उत्पादन के कारण कृत्रिम सूर्य कहा जाता है। यह रिएक्टर गर्म प्लाज्मा के एक निहित रूप में शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्रों को सक्रिय करके शक्ति उत्पन्न करता है, जो 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान तक पहुंच सकता है। यह सूर्य की कोर की तुलना में लगभग 10 गुना अधिक गर्म है। 276 नंबर, इनमें से कौन सा भारत एवं विश्व का पहला रिएक्टर है जिसे यूरेनियम 233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है? A पूर्णिमा 2, B कामिनी, C ध्रुव, D पूर्णिमा 1। इसका आंसर ऑप्शन बी कामिनी। कामिनी कल्पक्कम मिनी भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है। इसमें U233 को ईंधन के रूप में उपयोग करने के लिए बार्क द्वारा डिजाइन किया गया है। कामिनी यूरेनियम 233 ईंधन चक्र का उपयोग करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं तक था। उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियरली समझ आया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट में जाकर ज़रूर पूछें, मैं हर संभव रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए MR स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे फोकस्ड।